नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में विकास की ललकार, पीएम मोदी ने 5,400 करोड़ की दी सौगात। कोर्ट की शर्तों में बंधी ममता बनर्जी की शहीद सभा, हाई अलर्ट पर प्रशासन। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा, राहुल बोले 10 साल से जीजा को टारगेट किया जा रहा है। निमिषा प्रिया केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, यमन जाकर जान बचाने की दी मंजूरी। बिहार से सवालों पर घिरी सरकार, सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी को घेरा। और कांवड़ियों को आतंकी बताने पर भड़के योगी, बोले ये भारत की आस्था पर है हमला। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक नया विकास एजेंडा पेश किया है। करीब 5400 करोड़ की कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि बंगाल अब भारत की विकास यात्रा का मजबूत इंजन बनने जा रहा है। दुर्गापुर, बाकुंडा और पुरुलिया से जुड़ी इन परियोजनाओं से न सिर्फ स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी, बल्कि इससे हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये सभी परियोजनाएं मेक इन इंडिया के विजन को सशक्त करेंगी और पश्चिम बंगाल को उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि दुर्गापुर अब नेशनल गैस ग्रिड का भी हिस्सा बन गया है, जिससे कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। पीएम मोदी ने ये भी जोर देकर कहा है कि बीते 10 वर्षों में देश की मूलभूत सुविधाओं का जो तेज विकास हुआ है, चाहे वो पक्के घर हों, टॉयलेट्स हों, हाईवेज, इंटरनेट या फिर रोजगार, इसका सीधा लाभ बंगाल समेत पूरे देश के नागरिकों को मिल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आइए सुनते हैं। हमारा ये दुर्गापुर स्टील सिटी होने के साथ ही भारत की श्रम शक्ति का भी बड़ा केंद्र है। भारत के विकास में दुर्गापुर की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इसी भूमिका को और मजबूत करने का अवसर हमें मिला है। थोड़ी देर पहले यहां से 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी, यहां गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। यानी परियोजनाएं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ने में मदद करेगी। इससे यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया में विकसित भारत के संकल्प की चर्चा है। इसके पीछे भारत में दिख रहे वो बदलाव है जिन पर विकसित भारत की इमारत का निर्माण हो रहा है। इन बदलावों का एक बड़ा पहलू भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसमें सोशल, फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर, करोड़ों टॉयलेट, 12 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, नए हाईवे, नई रेल लाइंस, छोटे छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट, गांव-गांव, घर-घर पहुंचा इंटरनेट, ऐसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ पश्चिम बंगाल सहित देश के हर राज्य को मिल रहा है। साथियों, पश्चिम बंगाल की ट्रेन कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बंगाल देश के उन राज्यों में है जहां बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। कोलकाता मेट्रो का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां नई रेल लाइनें बिछाने का काम, चौड़ीकरण और बिजलीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अनेक रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं।
इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में रेल ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। आज 2 और रेलवे ओवरब्रिज पश्चिम बंगाल को मिले हैं। ये सारे काम बंगाल के लोगों का जीवन आसान बनाने में बड़ी मदद करेंगे। साथियों, हमने यहां के एयरपोर्ट को भी उड़ान योजना से जोड़ा है। बीते 1 वर्ष में ही 5 लाख से ज्यादा यात्री इसके जरिए सफर कर चुके हैं। आप भी जानते हैं, जब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सुविधाएं तो मिलती हैं, हजारों नौजवानों को नौकरी भी मिलती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 21 जुलाई की शहीद सभा इस बार कड़ी निगरानी में होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रैली पर कई सख्त शर्तें लगाई हैं। ये रैली कोलकाता के धर्मतला इलाके में होने जा रही है, जहां हर साल लाखों की भीड़ जुटती है। लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी जुलूस सुबह 8 बजे से पहले ही समाप्त होने चाहिए। अदालत ने ये भी फैसला ट्रैफिक जाम और आम जनता को हुई परेशानी को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ ने कहा है कि आखिर कब तक आम लोग इस असुविधा को सहते रहेंगे। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर विस्तृत निर्देश भी दिए हैं। बांस की बैरिकेडिंग, भीड़ के रूट मैनेजमेंट और आपात हालत से निपटने के लिए तगड़ा प्लान बनाया गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि हर साल की तरह इस बार भी पूरी तैयारी होगी। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है, अगर इस बार 10 लाख लोगों के जुटने की आशंका है तो प्रशासन को पहले से पूरी व्यवस्था करनी होगी। इस तरह ममता बनर्जी की शहीद सभा अब सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रशासनिक इम्तिहान भी बनती दिख रही है। आज ईडी ने गुरुग्राम शिकोपुर जमीन डील में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनी के खिलाफ पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने 7.5 करोड़ में खरीदी गई 3.53 एकड़ जमीन को बिना परियोजना पूरा किए डीएलएफ को 58 करोड़ में बेचकर करीब 50 करोड़ का कथित गैरकानूनी लाभ कमाया। पिछले बुधवार को ईडी ने वाड्रा और उनकी कंपनियों की कुल 43 अचल संपत्तियों करीब 37.36 करोड़ की मूल्य में जब्त की है। बताया जा रहा है कि इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से 18 घंटे से अधिक पूछताछ की गई और अन्य कई हरियाणा कांग्रेस नेताओं को भी सवालों का सामना करना पड़ा। वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, मेरे जीजाजी को पिछले 10 सालों से ये सरकार परेशान कर रही है। ये ताजा आरोप पत्र उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूँ। उन्होंने उसे राजनीतिक उत्पीड़न करार दिया और राहत की उम्मीद जताई कि अंततः सच्चाई जीतेगी। वाड्रा का ऑफिस भी इस कार्रवाई को राजनीतिक बदनाम करने का अभियान बताता आया है और उन्होंने कहा है कि अदालत में सभी आरोपों का पुरजोर सामना किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कांग्रेस ने सीधा हमला बोला है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि मोदी जी को सवालों से परहेज है और वो जवाब देने से कतराते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 35 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने बिहार में दिन दहाड़े हो रही हत्याओं, बढ़ते अपराध और अराजकता पर एक शब्द नहीं कहा। सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री किसानों को अपराधी कह जाने पर विरोध कर पाए। क्या उन्होंने वोट चोरी पर कोई जवाब दिया? उन्होंने तंज कसते हुए कहा, इन सवालों का जवाब देने के लिए नैतिक साहस चाहिए जो मोदी जी में नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री पर ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय हथियाने का आरोप लगाया, लेकिन साथ ही याद दिलाया कि 88 दिन बाद भी एक भी आतंकी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा वे अब भी न्याय का इंतजार कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को सिर्फ मंच से भाषण देना आता है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री को हकीकत की जमीन पर आकर जनता के सवालों का सामना करना चाहिए, लेकिन वे सिर्फ प्रचार के लिए आते हैं, जवाब देने के लिए नहीं। नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले फीता काटने बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने 35 मिनट का भाषण भी दिया। लेकिन क्या इस भाषण में उन्होंने दिन दहाड़े लगातार हो रही हत्याओं पर कुछ कहा? क्या उन्होंने धड़ल्ले से बढ़ते हुए अपराध और अराजकता जो बिहार में हो रही उस पर कुछ कहा? क्या उन्होंने ध्वस्त कानून व्यवस्था की भर्त्सना करी? क्या उन्होंने किसानों को अपराधी और हत्यारा कहे जाने का विरोध किया? और क्या उन्होंने दिन दहाड़े होती वोट चोरी पर एक भी शब्द कहा? इन सब सवालों का जवाब नहीं है,
क्योंकि इन सवालों का जवाब देने के लिए नैतिकता और हिम्मत चाहिए, जिन दो चीजों से नरेंद्र मोदी जी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन सेना का श्रेय लेने की कोशिश में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर किया, तो सोचा याद दिला दूं, 88 दिन हो गए हैं, एक भी आतंकी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जिन बेटियों का सिंदूर उजड़ा था वो आज भी न्याय की आस में है। बतकही छाटते रहिएगा मोदी जी, फीते भी काटते रहिएगा, लेकिन जिन मुद्दों से बिहार जूझ रहा है, जिन मुद्दों से देश जूझ रहा है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका भी तो जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही भारतीय मूल की नर्स निमिषा प्रिया से जुड़ी याचिका पर अहम टिप्पणी दी है। अदालत ने सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल द्वारा दायर नई याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को सरकार से संपर्क करने और अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी है। याचिका में मांग की गई थी कि भारत सरकार इस मामले में राजनयिक हस्तक्षेप करे और पीड़ित परिवार से बातचीत के लिए एक मध्यस्थता टीम यमन भेजे। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें यमन जाकर पीड़ित परिवार से संवाद स्थापित करने की इजाजत दी जाए। सेव निमिषा प्रिया काउंसिल के कोर कमेटी सदस्य दिनेश नायर ने अदालत से अपील की है कि इस मानवीय मुद्दे को लेकर देश एकजुट हो। उन्होंने कहा कि हमें निमिषा प्रिया की मासूम बेटी और उनकी वृद्ध मां की पीड़ा को समझना होगा। उनकी जान बचाने की इस कोशिश में सहयोग करना चाहिए। दिनेश नायर ने ये भी उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगा और भारत सरकार को इस मामले में राजनयिक दखल देने का रास्ता खुलेगा। फिलहाल कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता सरकार के समक्ष अपना प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं और इस मानवीय प्रयास को लेकर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने वालों पर तीखा हमला बोला है। एक सेमिनार में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग कांवड़ियों को जानबूझकर दबंगई और आतंकी बता रहे हैं, जिससे समाज में जहर फैलाया जा रहा है। योगी ने साफ कहा है कि ये सिर्फ कांवड़ियों का नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को निशाना बनाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ये वही मानसिकता है जिसने पहले हमारे महान आदिवासी नायकों और समुदायों को भारत से अलग बताने की साजिशें रची थीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि एकता और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम है। इसमें कोई जाति, वर्ग, मत या संप्रदाय का भेदभाव नहीं होता। हर कोई मिलकर हर हर बम बम बोलता है। हर कोई मिलकर हर हर बम बम बोलता हुआ ये यात्रा करता है। योगी ने दावा किया है कि कुछ तत्व सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर धार्मिक और जातिगत तनाव फैलाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन राज्य सरकार ऐसी हर साजिश को नाकाम करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि 3 साल पहले की आगजनी की घटना की जांच में ये सामने आया है कि भगवा कपड़े में लिपटे व्यक्ति के मुंह से या अल्लाह निकला, यानी साजिश किसने रची थी वो खुद सामने आ चुका है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि कांवड़ यात्रा भारत की आस्था की प्रतीक है। इसे बदनाम करने की हर कोशिश को जनता नाकाम करेगी और सरकार सख्ती से निपटेगी। 3 वर्ष पहले की एक घटना है। एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई, तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा। पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं और उन तत्वों को, छुपे हुए उन दुश्मनों को जो समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम उन्हें चिन्हित करके समय रहते हुए उनका वॉकआउट कर सकें तो समाज की एकता में बाधक ऐसे तत्वों को भी बेनकाब किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को भी और सुदृढ़ हम बनाने में मदद कर सकते हैं। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कों पर सियासी गर्माहट देखने को मिली। एनसीपी शरद पवार गुट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधान भवन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल गुरुवार को विधानसभा की लॉबी में बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और एनसीपी शरद पवार विधायक जितेंद्र अहवाड के समर्थकों के बीच तीखी झड़प हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि हाथापाई तक पहुंच गया। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की। एनसीपी शरद पवार गुट का आरोप है कि हमला करने वाले सभी आरोपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। उसी घटना के विरोध में आज पार्टी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एनसीपी नेता एडवोकेट अमोल मतोले समेत कई पदाधिकारी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ पार्टी के कई पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी ने एक सुर में सरकार विरोधी नारे लगाए और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एनसीपी गुट का कहना है कि अगर हमला करने वाले सभी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे कानून का दरवाजा खटखटाएंगे और न्यायालय का रुख करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे साथ एनसीपी नेता अमोल मोटोले जी। सर, ये जो आंदोलन हो रहा है, जो उसका बताइए क्या है? देखिए, विधानसभा का अधिवेशन चालू है। अधिवेशन में 2 दिन पहले बीजेपी के जो आमदार है पडलकर, उन्होंने आवाड़ साहब को गाली दिया। आवाड़ साहब ये सदन के सबसे सीनियर एमएलए है, मिनिस्टर रह चुके हैं। ऐसे लोगों को ये गाली देना, गलौज करना, माँ बाप के ऊपर गाली देना, ये उचित नहीं है। इसलिए कल उन्होंने गेट के खड़े रहने के बाद वो हमारे कार्यकर्ता इशारा किया, उनके कार्यकर्ता को आ गया ऐसा, और वो खड़े रह के उनके कार्यकर्ता ने हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हमला किया। उनका हमला करने का मकसद जितेंद्र अहवाड जी थे, लेकिन वो उस टाइम थोड़े बाहर गए थे मीडिया को बाइट देने के लिए, और पीछे वो उनके साथ कार्यकर्ता था हमारे पार्टी का, उनके ऊपर हमला किया। हमला होने के बाद उनके 6-7 लोग थे जो आरोपी थे, उनको पकड़ना चाहिए। खाली उन्होंने एक आरोपी को पकड़ा है। हमारी मांग है कि जो के ऊपर हमला किया उनको सबको पकड़ना चाहिए, उनको जो बड़ी से बड़ी सजा होना चाहिए। ये मांग के लिए हम लोग रास्ते पे उतरे हैं। और अभी जो खबर है कि अवार्ड जी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। देखिए, अभी सत्ता का जो दुरुपयोग है, अवार्ड साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी जो संविधान है वो मानने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी मानने वाले लोग हैं, और हमारे डेमोक्रेसी के कानून तय पे हमने मोर्चा आंदोलन किया है। लेकिन हमारा किधर कुछ मकसद नहीं था, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बेकसूर है, उसके ऊपर गुनाह क्यों दाखिल किया? जिसको अटक करना चाहिए वो बाहर घूम रहे, और हमारे जिसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होना चाहिए उसको कार्रवाई किया। इसलिए हमने नारा देने का काम किया। अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, अगर न्याय मिलेगा तो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का फैसला करेंगे, कोर्ट का लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। महाराष्ट्र के धुले जिले के साकरी तालुका के उम्भारे गांव में महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गांव में लगातार बढ़ती शराब बिक्री से नाराज महिलाओं ने आज ग्राम पंचायत तक पैदल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। महिलाओं का आरोप है कि पिछले 15 वर्षों से गांव में शराब पर प्रतिबंध था, लेकिन हाल ही के महीनों में गांव के अलग अलग हिस्सों में शराब की दुकानें दोबारा खुल गई हैं। इसके चलते युवा पीढ़ी नशे की लत में फंसती जा रही है और कई परिवार तबाही की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस विरोध में तंता मुक्ति समिति की अध्यक्ष सदस्य और महिला पुलिस पाटिल भी शामिल रहीं। इनका कहना है कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वे सीधे साकरी पुलिस थाना जाकर पुलिस इंस्पेक्टर वाल्वी को ज्ञापन सौंपेंगे और आगे बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों की साफ चेतावनी है कि शराबबंदी सिर्फ कागज पर नहीं, जमीनी स्तर पर दिखाई देनी चाहिए, वरना उनका ये विरोध आगे और भी उग्र होता जाएगा। दारूबंदी झालीच पाहिजे, कारण दारूबंदी आमचं घर उच्चस्त भांडण तणणे होत आहेत। दारूमुळे जास्त राम मंदिर जवळ सुद्धा देवांजवळ सुद्धा दारू पितायत, दारू बसतायत, त्यांना काहीच वाटत नाही। म्हणून दारू ही बंदी शासनाने कडक कारवाई केलीच पाहिजे। नाही शासनाने कडक कारवाई केली, मी सर्व महिलांना पुरुषांना
पोलीस स्टेशनला तिथं आणून आम्ही उपोषण करू, किती दिवस करू, काय करू, किती संप करू, हे कोणाला बेमुदत करू. त्यांनी शासनाने लक्ष न दिलं या 2-3 दिवसात आम्ही तरी काहीतरी शासनाकडे, आणि ते दारू, कारण की ही लग्नात सुद्धा नको दारू पाहिजे. कोणत्याही लग्न म्हणजे लग्नात दारू दिसली त्यांनी शासनाने कडक कारवाई केली पाहिजे. त्यांना लगेच पोलीस गाडीने ठेवलंच पाहिजे, कारण की 7वी-8वीच्या मुलं सर्व बिघडत आहेत. तरुण पिढी तयार करा, ही तरुण पिढी खूप कामाला पण येत नाही, कारण की दारू शिवाय भानगडी होता ते होता. आणि दारू बंदी केलीच पाहिजे. आणि दारू उंबटी डेगाव फाटापासून उंबटी फाट्यापर्यंत ही दारू कुठेच दिसली पाहिजे नाही. शलबारीकडे पण दिसली पाहिजे नाही. या शासनाने कडक कारवाई केलीच पाहिजे. डोंगरावरती नाही, कारण की हायस्कूल शाळा आहे, शाळांच्या मागे पण दारू विकली जाते. ही शासनाने कडक नियोजन केलं पाहिजे. आम्ही काल साक्रीला निवेदन दिलेलं आहे. त्यांनी पोलीस स्टेशनने काहीतरी निर्णय घेतलाच पाहिजे लवकर. माझे नाव स्मृती सुभाष नांद्रे. मी साक्री तालुक्यातील उमरे गावाची पोलीस पाटील बोलते. उमरे गावात दारू एवढं प्रमाण वाढलेलं आहे की अगदी सर्व महिला त्रस्त झालेल्या आहेत त्या दारूमुळे. तर महिलांनी सर्वांनी मला सांगितलं, आम्ही सर्व महिला एकत्र जमलो, निवेदन घेतले आणि साक्री पोलीस स्टेशनला वळवी साहेबांना निवेदन दिलेले आहेत. आणि साहेबांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की आम्ही त्याच्यावर कडक कारवाई करू. जर कडक कारवाई नाही झाली तर सर्व महिला आम्ही जमून साक्री पोलीस स्टेशनला उपोषणाला बसणार आहेत. नासिक में सब्जियों के गिरते दाम के एक किसान को सड़क पर अपना गुस्सा उतारने पर मजबूर कर दिया। निफाड तालुका के चंदोरी गांव के किसान कैलाश नामदेव जीरे ने नासिक मार्केट में जब अपनी मेथी और धनिया की उपज लेकर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ 1 रुपये प्रति गुच्छा का भाव मिला। इस अपमानजनक मूल्य से आहत किसान ने 3000 धनिये और 2000 मेथी के गुच्छे नासिक संभाजीनगर रोड पर जगह जगह फेंक दिए। उन्होंने कहा कि वे इन्हें व्यापारियों को मुफ्त में देने के बजाय जानवरों को खिला देंगे। किसान का कहना है कि भारी बारिश और मेहनत के बावजूद उन्हें लागत का भी मूल्य नहीं मिल रहा है, ऊपर से गाड़ी का भाड़ा भी अपनी जेब से देना पड़ता है। वे टूट चुके हैं और कहते हैं कि अब आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। किसान कैलाश जीरे की ये बगावत एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब मेहनतकश किसान की सब्जी 1 रुपये में बिकेगी तो क्या वह जिंदा रह पाएगा? किसान अब सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहा है। आम्ही एवढी भाजी नेली, आमच्याकडे 1 रुपया भाजी पकडली, एवढं शेतीचं एवढं पिकावलं, त्याचं एवढं खर्च पाणी केलाय. आता फेकून द्यायची वेळ आहे आम्हाला, भाजी लागायची वेळ येईल, औषधं पाणी आणि काय करायचं. गाव कोणतं तुमचं? गाव तळेगाव रुई. नाव कैलास नामदेव जिरे. बरं, आता तुम्ही नाशिक मार्केटला गेले होते ना? नाशिक मार्केटला गेलो होतो. बरं, किती लावलेली कोथिंबीर? जवळजवळ आता 3000 कोथिंबीर होती. अरे बाप. 2000 भाजी होती. बरं, रुपये मागितल्यानंतर मी आमचं डोकं नसलं, आम्ही डायरेक्ट कोथिंबीर देऊ राहिलो इकडे. महाराष्ट्र के धुले में फर्जी दस्तावेजों के सहारे अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशियों को स्थानीय अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धीवरे ने जानकारी दी है कि इन चारों को 3 महीने के साधारण और 6 महीने के सश्रम कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बीते दिनों एटीएस और धुले लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने आगरा रोड से एक लॉज से इन्हें हिरासत में लिया था। इन सभी के पास भारतीय नागरिकता दर्शाने वाले फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड पाए गए थे। जांच में सामने आया है कि ये लोग एक एजेंट की मदद से बांग्लादेश से भारत आए थे और यहाँ काम कर रहे थे। धुळे जिल्ह्यामध्ये काही बांगलादेशी अवैधरित्या राहत आहेत किंवा आलेले आहेत, व्यवसाय करण्यासाठी आलेले आहेत, अशी एक गोपनीय माहितीच्या आधारे धुळे पोलिसांनी एक रेड केली होती मागे. त्याच्यामध्ये 4 बांगलादेशी आरोपींना आपण अटक केली होती. ती केस आपण तात्काळ चार्जशीट करून त्याच्यामध्ये माननीय कोर्टानं काल मोहम्मद बिलाल शेख, शिल्पी बेगम कुंशी, ब्युटी बेगम मातब्बर आणि रिबा माकोल मातब्बर या 4 आरोपींना, बांगलादेशी आरोपींना माननीय कोर्टानं एकूण 9 महिने आणि 6000 रुपये दंड असा काल पासपोर्ट ऍक्ट आणि तसंच BNS भारतीय नागरिक संहिता या कायद्यान्वये शिक्षा दिलेली आहे। राजस्थान के राजमसंद से बारिश के बीच एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ एक स्कूल वैन पानी के तेज बहाव में फंस गई, जिसमें 3 बच्चे, ड्राइवर और 2 अन्य लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक पास के तालाब के फूटने से पानी का बहाव अचानक से तेज हो गया।
जब वैन पुलिया पार कर रही थी तब पानी कम था, लेकिन कुछ ही पल में मंजर बदल गया। ड्राइवर वैन से किसी तरह निकलकर एक पेड़ को पकड़ सका और वहां से रेस्क्यू टीम को सूचना दी। अब ड्राइवर और 2 अन्य कर्मचारी पेड़ पर लटके दिखाई दे रहे हैं, जबकि बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि राहत कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं और इस मामले को लेकर आगे बचाव कार्य जारी है। और आवाज समाचार में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आज का शुक्रवार फिल्म प्रेमियों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। थिएटर से लेकर ओटीटी तक एंटरटेनमेंट की भरमार है। अगर आप वीकेंड पर कुछ नया और थ्रिलिंग देखना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए खास है। शुरुआत करते हैं अनुपम खेर की दमदार फिल्म तन्वी द ग्रेट से, जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पर सराही जा चुकी ये फिल्म एक गंभीर सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। वहीं ओटीटी प्रेमियों के लिए आज से स्पेशल कॉप्स 2 का धमाकेदार सीजन जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है। के मेमन की इस स्पाई थ्रिलर को लेकर पहले से जबरदस्त उत्साह है। अब बात उस फिल्म की जिसने रिलीज से पहले ही टिकट खिड़की पर हलचल मचा दी है, सयारा। आहान पांडे और अनीत पड्डा की इस रोमांटिक थ्रिलर ने 1 लाख से ज्यादा टिकट पहले ही बेच डाले हैं। डायरेक्टर मोहित सूरी की इस फिल्म से बॉलीवुड को नई जोड़ी मिल सकती है। हॉरर पसंद करने वालों के लिए आज सिनेमाघरों में निकिता रॉय भी रिलीज हो रही है। सोनाक्षी सिन्हा की ये हॉरर थ्रिलर लंबे समय से चर्चा में थी। इसके अलावा धनुष, रश्मिका और नागार्जुन की फिल्म कुबेरा अब अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिलेगी। थिएटर में धूम मचाने के बाद अब ये फिल्म क्राइम थ्रिलर डिजिटल स्क्रीन पर एंट्री कर रही है। और अगर आप संजय दत्त और मोनी रॉय की डरावनी दुनिया में फिर से जाना चाहते हैं तो द भूतनी आज से ZEE5 पर स्ट्रीम की जा रही है। यानी थ्रिल, ड्रामा, हॉरर और एक्शन, आज हर जोनर में कुछ ना कुछ खास है। अब फैसला आपका, थिएटर जाएंगे या फिर OTT ऑन करें। और अब बात करते हैं ऐसी डेब्यू फिल्म की जिसने रिलीज से पहले ही बॉलीवुड में हलचल मचा दी है। चंकी पांडे के बेटे आहान पांडे की फिल्म सयारा 18 जुलाई यानी कि आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। लेकिन उससे पहले ही फिल्म ने रिकॉर्ड बुकिंग ने सबको चौंका दिया था। जी हां, सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान को पीछे छोड़ते हुए आहान पांडे ने अपने डेब्यू से पहले ही महफिल लूट ली है। सयारा की एडवांस बुकिंग से अब तक 5 करोड़ 18 लाख रुपए की कमाई हो चुकी है। देश भर में अब तक 2 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं और कुल कलेक्शन 7.79 करोड़ पार कर गया है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। दिल्ली में अकेले 93 लाख और महाराष्ट्र में करीब 76 लाख की कमाई एडवांस बुकिंग से ही हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म ने अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 और अजय देवगन की रेड 2 को भी पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों फिल्मों की एडवांस टिकट बिक्री सयारा से काफी पीछे रह गई है। फिल्म को लेकर उत्साह का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सलमान खान भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। फिल्म के टीजर और पोस्टर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। एक गहरी प्रेम कहानी जो दिल तोड़ेगी और उसे भर भी देगी। इस टैगलाइन के साथ फिल्म का प्रमोशन लोगों को खूब पसंद आ रहा है। फिल्म का निर्देशन किया है संकल्प सदाना ने और संवाद लिखे हैं रोहन शंकर ने। अब देखना यह होगा कि बड़े पर्दे पर भी आहान पांडे की एंट्री उतनी ही धुआंधार होती है या नहीं। फिलहाल तो ट्रेलर, टीजर और टिकट कलेक्शन में आहान ने बॉलीवुड डेब्यू का बड़ा जादू चला दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता मनीषा कोइराला को इंग्लैंड के ब्रेडफोर्ड विश्वविद्यालय से ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि मिली है।
मनीषा ने अपने सोशल मीडिया पर ब्रेडफोर्ड विश्वविद्यालय में अपने दीक्षांत समारोह की तस्वीरें शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, ब्रेडफोर्ड विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करना बहुत बड़ा सम्मान है, खासकर उस वर्ष में जब इसे यूके सिटी ऑफ कल्चर 2025 का नाम दिया गया है। मनीषा ने समारोह का एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि वो शिक्षा के पारंपरिक मार्ग से अपने जीवन में इस पद पर नहीं पहुंची हैं। मनीषा कोइराला के इस उपलब्धि पर फैंस ने कमेंट सेक्शन में बधाई दी है। एक यूजर ने लिखा है, बधाई हो डॉक्टर कोइराला, बिल्कुल सही कहा, चमकते रहो मेरे दोस्त, तुम्हें चांद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। एक अन्य ने लिखा, वाह आखिरकार सपना सच हो गया, बधाई हो डॉक्टर कोइराला। मनीषा कोइराला की इस उपलब्धि से उनके फैंस काफी खुश हैं। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।